दूसरी जजेस में एक बात आ गई है ना कि बिहेवियर का बड़ा इश्यू आया है, जिसको कवर करना है हमें। क्योंकि वकील हमेशा हम सारी दुनिया से लड़ रहे हैं रिस्पेक्ट के लिए, और हम कोर्ट में आए, अगर जजेस हमें रिस्पेक्ट न दें तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2007 में जो मुशर्रफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिसमें उन्होंने चीफ जज ऑफ पाकिस्तान को अपने ओहदे से हटाया, उसके बाद एक वेव उभरी जो वकालत की, जो वकला सरापा एहतजाज हुए, जिनको मारा गया, जलाया गया, लेकिन उनकी आवाज़ दबी नहीं। काले कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो वक्त का कितना भी ताकतवर क्यों ना और डिक्टेटर क्यों ना, उसको झुका सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पहले तो ये तरमीम का पता नहीं, तरमीम होती क्या है, क्यों होती है। जिस बंदे ने अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचा कि मुझे यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, उसने कोशिश की कि उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए तरमीम लेके आ गए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, आप इस वक्त देख रहे हैं शहबाज इब्राहिम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज इब्राहिम। आज स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हैदराबाद बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रहे, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। मेरी मुराद जनाब शाकिर नवाज शर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें थैंक यू सो मच नवाज साहब की। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, वकालत की फील्ड सिलेक्ट क्यों की और फिर बार पॉलिटिक्स में किस सोच से आए? जी, सबसे अहम सवाल आपने किया है, और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 2007 में जो मुशर्रफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिसमें उन्होंने चीफ जज ऑफ पाकिस्तान को अपने ओहदे से हटाया, उसके बाद एक वेव उभरी जो वकालत की, जो वकला सरापा एहतजाज हुए, जिनको मारा गया, जलाया गया, लेकिन उनकी आवाज़ दबी नहीं। ऐसे काले कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो वक्त का कितना भी ताकतवर क्यों ना और डिक्टेटर क्यों ना, उसको झुका सकते हैं। शर्त ये था कि उनमें यूनिटी थी, इत्तेहाद था, और मकसद नेक था कि हमें मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें मुल्क के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिस वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिली कि इस फील्ड में आना चाहिए, जो फील्ड आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकत वाली है। क्योंकि इस मुल्क में मज़लूम अवाम इतनी है, जिसकी मदद आप करना चाहें तो आप आज़ाद और ताकत वाली फील्ड में करना चाहें, न आप किसी नौकरी में कर सकते हैं, न किसी बिज़नेस में कर सकते हैं। ये वो फील्ड है जो मज़लूमों का साथी है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि आप सियासत में कैसे आए, बाहर में आने के बाद, क्योंकि एक तो मोटिवेशन वकालत की मिल गई, यहाँ आने के बाद हमारी आंखें और खुली। पता चला कि भाई ये बाहर में हो क्या रहा है। ये कि जो हमने अपनी सियासत देखी है, वडेरों की, जागीरदारों की, एमपीएस एमएनएस की, मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, और उसके पीछे नारे मारने वाली कौम, तो हमने वो चीज़ एक ऑब्जर्व की थी कि एक तो यहाँ पर हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि वही चीज़ हमारी बाहर में हो रही है। यानी हमारी जो सोच है, जो जागीरदाराना सोच है, सिर्फ हमारे जागीरदारों के पास नहीं थी, लेकिन हमारी बाहर में भी यही सोच थी कि मैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा दोस्त, मेरा जूनियर, लेकिन कोई भी इंडिपेंडेंट बंदा नहीं आएगा। तो हमने एक सोच रखी, मैंने 2015 से स्टार्ट किया है अपना कैरियर। तो उसमें मैंने कुछ दोस्तों से मुशावरत की, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, जितने भी नौजवान लड़के हैं आपस में मिलके एक मरतबा इलेक्शन लड़ना शुरू करते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। तो मैंने अपने दोस्तों को तैयार, जो मेरे सीनियर्स थे उनको मैंने तैयार किया। 3 बंदे हमने एमएमसी की सीट पे कंटेस्ट किए 2017 में, यानी शुरू में उनको, उसमें 2 हमारे जीत गए, 1 रह गया। अच्छा, 2 जीत गए तो एक मोटिवेशन मिली कि भाई हमने हाथ डाला है तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। उसके बाद हमने फिर दोबारा इलेक्शन से, यानी हर साल इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। जब हमने शुरू में इलेक्शन लड़ा तो हमें ये भी कहा गया कि माशाल्लाह इतने बहादुर हो गए, इतने बड़े हो गए, तुम लोग पूछते नहीं हो, तुम लोग किसी से पूछते, लोगों को खड़ा कर देते हो। हमने कहा सर, हर किसी का राइट है, मैं भी वोट करता हूँ, आप भी वोट करते हैं, वकील है ना। क्योंकि वकील जब डाइस पे खड़ा होता है, उस वक्त हमें आर्ग्यूमेंट करने के वक्त, अपना केस डिफेंड करने के, तो ये नहीं सोचा जाता कि वो सामने कौन है, यहाँ कौन है, ये देखा जाता है कि उस पीछे वाले बंदे का राइट क्या है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। तो उस बाहर की सियासत के लिए भी, जो पॉलिटिक्स है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि सामने कौन है ये नहीं देखना, लेकिन किसके लिए लड़ रहे हैं ये ज़रूर देखना है। तो हमने शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो देखा कि युद्ध का नाम लेने से 2019 के बाद और 2020 के बाद जो हमारे बोर्ड ऑफ ऑनर पे 10-10 मरतबा नाम लिखे होते थे, उन्हें हट के सिर्फ एक मरतबा की सीरीज़ में आ गया, जो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़बरदस्त। ये भी पूछना चाहूँगा, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आप अपनी कामयाबी समझते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप समझते हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी? हाँ, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत में पहले तो हम बाहर जब होते हैं तो हम वकील की हैसियत सोच रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि बहुत बड़ा माल है, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरल सेक्रेटरी छुपाता है, ये करता है। लेकिन अगर करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी खुल के बात क्यों नहीं करता, लड़ाई क्यों नहीं करता, झगड़ा क्यों नहीं करता। जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना, क्योंकि मैं एक उस सियासतदानों में से हूँ जो मुझे कहा जाता है कि युद्ध का दिमाग खराब करने वाला ये बंदा है,
और जज्बाती कल्चर पैदा करने वाला ये बंदा है। लेकिन जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो मेरे लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लोगों की यही थी कि ये फटे ज़्यादा करेगा, लड़ाई ज़्यादा करेगा, ये इदारों से लड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, हुस्न आता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। इसमें ऐसे ही हुआ कि हम जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मैंने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर बैठने के बाद जो जिम्मेदारी है ना हमारे ऊपर, वो सबसे अहम जिम्मेदारी है बार की डिग्निटी और इज्जत। उसका काले कोट का जो वकार है हमें सबसे पहले वो बरकरार रखना है। बिल्कुल। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, जो मेरे लिए आया, यानी जो मैंने समझा कर चुका, मैंने कहा था, मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि आने के बाद हम यूथ की जो मेंबरशिप वो फ्री करेंगे। मैंने अपनी बार एसोसिएशन जितने मेंबर्स थे, क्योंकि हमारे नौजवान जो आ रहे हैं एनरोल होके, वो पहले इतना बड़ा बोझ उठा के लेके आ रहे हैं कि भाई तालीम के अखराजात, ये सारी चीज़ें, फिर एनरोलमेंट जो सबसे तकलीफ दायक वाले वो एनरोलमेंट का है, क्योंकि वो इतनी फीसेस भर के एनरोल होते हैं बड़ी मुश्किल के साथ। उसके बाद फिर बार में आ जाएँ, ना हम उनको कोई केस देते हैं, ना कोई पैनल देते हैं, ना कोई चीज़ देते हैं, लेकिन फिर मेंबरशिप के पैसे लें। तो हमने जो मेंबरशिप की फ़ीस थी 2000 रुपीज़, वो मैंने सबके लिए फ्री कर दी, पूरा टेन्योर अपना, कि उसमें जितने भी मेंबर बनेंगे, और उसमें हम तकरीबन 500 साढ़े 500 लोग हमारे मेंबर बने। 12.5 लाख, ये यानी 10-12 लाख रुपए का वो हुआ। लेकिन मैंने वो समझा कि वो मेरे 10-12 लाख जो अल्हम्दुलिल्लाह हिलाल हो गए, क्योंकि अच्छी है काम पे गए ना जी। वही पैसे मैं किसी और जगह पे लगाऊंगा। मैं वेलफेयर नहीं कर सकता, लेकिन वेलफेयर नहीं कर सकता तो उसका ये मतलब नहीं है जो वहाँ से हम रोक सकते हैं, जिसको हम रेजिस्ट कर सकते हैं, उसको भी खाने पे आ जाएं और खून चूसना शुरू करें। ये हमने किया। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी थी वो ये है कि आप जब जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो 7000 वकील हैदराबाद के, अभी उसका रेशो बढ़ गया है। 7000 वकील में जो शिकायतें होती हैं वो आपके, अगर पर डे के हिसाब से 200 शिकायतें भी हो तो आप अकेले फेस नहीं कर सकते। और आपके डिसीजन के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट का वही माइंड हो जो आपका हो जी, जो आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये पूरी एक या 13 बंदों के ऊपर एक बॉडी चलती है। तो जो आप लोग चाह रहे होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती। हर बंदा यही समझता है कि ये अपने आप को यानी फ्रंट पे लाने के लिए, वन मैन शो करने के लिए, लोगों के अंदर ये सियासी अपना घर बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा, मैंने एक कसम खाई थी कि अगर हमें बार में आना है तो हमें खुदा को हाजिर नाजर रख के वो चीज़ें करनी है जो वकील की वेलफेयर में होंगी। क्योंकि ज़ातियात से हटकर मैंने ओहदा लिया। अगर मैं 50 लाख 1 करोड़ रुपये खर्च करके बार की इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कंटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं वहाँ से 2 लाख रुपये, 50,000, 20,000 किसी का हक खा के उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। ये तो मेरा ईमान नहीं था। तो उसमें हमने कोशिश की थी कि फेक एडवोकेट्स, ठीक है, जो नौकरी वाले लोग हैं जी, वो जो बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए वोटिंग के लिए, वो चीज़ें, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ों में हमने कवर कर लिया, क्योंकि बार को मैंने डिजिटलाइज़ कर दिया। पूरी बार हमारी डिजिटलाइज है, ऑनलाइन पेमेंट हो गई, उसमें ऑनलाइन मेंबरशिप हो गई, ऑनलाइन उसमें आप पेमेंट जो है बार की रिन्यूअल फीस जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से कर दी। हमने बार को वेबसाइट भी दे दी। वेबसाइट देने का पर्पज़ ये था कि जो भी बंदा हमारे पास अभी मेंबर बनेगा, हम उसको वेरीफाई करेंगे किसी और बार का मेंबर नहीं है, सिंध बार काउंसिल में एनरोल्ड है या नहीं है। हमने पेपर वर्क से लेके हम डिजिटल सिस्टम पे आए ताकि हमें एक डेटा मिल जाए, किसी बंदे की जो 2-2 चेहरे हैं वो रुक जाएँ। हमने वो किया, उसमें रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं समझता हूँ बनस्बत दूसरों की बॉडी मेरे साथ उन्होंने ताउन किया। लेकिन जो हमारे पास दूसरे लोगों के जो यहाँ पे ख्वाहिशात होती हैं वो बड़ी तंग करती हैं। वो बड़ा है समझ कहती हैं कि भाई आप जो ये कर रहे हो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको नुकसान कितना होगा। लेकिन मैं कहता हूँ जब हम सीट पे बैठे तो मेरे नुकसान और मेरे फ़ायदा का ज़िम्मा मेरा रब है, बाकी किसी में हाल नहीं है कि वो हमें नुकसान फ़ायदा दे सके। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ क्योंकि आप आने वाला इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की सीट पर, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, हमारे हैदराबाद के जो एनरोल्ड लॉयर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। सबसे पहले तो मैं मैनिफेस्टो के हिसाब से बाद में एक मैनिफेस्टो होता है जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है, लेकिन मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि ये मेरी विश है जी, ये मैनिफेस्टो नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो आवाज़ है, जो मेरी यूथ यहाँ पर आ रही है, उनको हम कोई भी, यानी ना हम उनको किसी पैनल पे लगा रहे हैं, ना उनको कोर्ट्स में केस दे रहे हैं, ना हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ना हम उन लोगों को इदारों में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ना हम उन लोगों को वो जो प्रॉपर लीगल एथिक्स की नॉलेज वो दे रहे हैं, ना हम उनको उस जगह पे लेकर। अगर मेरे पीछे 10 जूनियर हैं तो मेरी यही कोशिश है कि इनका सरबराह मैं ही रहूँ, ये मेरे पीछे फाइल लेके घूमें और जो केस है वो मैं चलाऊँ, छोटा बड़ा केस मैं चलाऊँ। मेरी जो ख्वाहिश है ये है कि यूथ को एम्पावरमेंट देनी है, सबको आगे लेके आना है। क्योंकि जो मेरे घर वालों ने ख्वाहिश देखी थी आज से 10 साल पहले, हो सकता है डिजिटल दौर में दूसरे जो नौजवान आ रहे हैं उनके घर वाले उससे आगे सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्पेस क्रिएट करना मेरी जिम्मेदारी है जी। उन लोगों को आगे लेके आना मेरी जिम्मेदारी। मेरी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं सीट पे बैठ गया, मैंने नारे लगवा लिए तो ये बात खत्म। दूसरी चीज़ ये है कि देखें,
मेरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि बार का वकार और वकील का वकार जो है जैसे कि वकालत का नाम खुदा ने, अल वकील अल्लाह का नाम है ना, जी। अल्लाह के नाम के बारे में आप गलत तस्वर ही नहीं कर सकते ना। तो हमारा जो वकार है, जो हमारा लेवल है, हम उसको आगे लेके आए ना, हम डिग्निटी के ऊपर बात करें ना। हम देखें, एक वर्दी है, मैं एक आसान सी मिसाल देता हूँ भाई, मेरी वर्दी है, मैं एक इदारे का बनता हूँ ना, तो मुझे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट आप गन वाले को देंगे क्या? मेरे कलम की जो ताकत है वो आपकी गनों से ज़्यादा है, आपकी तोपों से ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ज़्यादा मुझे आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। जैसे कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले रहे हैं भाई, वो क्यों, वजह क्या है? वो एक वकील थे ना, उनकी सोच और उनकी लेवल जो थी, उसने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। हमारी यही सोच है कि हम जो ये सिस्टम है जागीरदाराना, ये जो अपना परवरी का सिस्टम है, जो लोगों को कंसाइज करके अपने पास खींचने का सिस्टम है, इसको ख़त्म करके हम इनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम इनको आगे लेके आना चाह रहे हैं। क्योंकि हर बंदे की दिली ख्वाहिश है कि वो एक मनसब पे आए, उसका नाम हो, उसके घर वालों के लिए वो बायस फ़ख्र बने। और बायस फ़ख्र बनाना, जब मेरे रब ने किसी का फैसला कर लिया तो हम उसके रास्ते क्यों रुकें? दूसरी चीज़ ये कि बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन। मैं वकील हूँ, लोग मेरे पास एज ए क्लाइंट जो आते हैं, एज एडवोकेट आते हैं कि आप हमें लीगली अकॉर्डिंग टू लॉ आप कोर्ट के सामने हमें जो है रिप्रेजेंट करें, ताकि हमारी कोई बचत हो। अगर मैं जज की इज्जत नहीं करूंगा, अगर मैं कोर्ट की इज्जत नहीं करूंगा, तो क्लाइंट मेरी खाक इज्जत करेगा क्या? हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे बीच में सियासत के नाम पे जो जजों के साथ लड़ाया जाता है, जो झगड़े करवाए जाते हैं, इनको ख़त्म किया जाए। क्योंकि आने वाली यूथ बहुत जज्बाती है, उसको पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे जितने भी एक्ट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं डायरेक्ट क्लाइंट को। अगर हम जज के साथ लड़ाई करते हैं तो जजेस में इतनी बर्दाश्त है नहीं कि वो जो है ना मेरिट पे फैसला करें, उनकी बर्दाश्त नहीं है आजकल के, वो भी हम में से जा रहे हैं ना। तो वो भी क्या करते हैं, मेरा गुस्सा उसी क्लाइंट से निकाल देते हैं। फिर मैं एक दोस्तों को बात करता हूँ कि यार आप जब भी बात करो किसी से, ये सोचा करो कि आपके अल्फाज का वजन वो उठा सकेगा नहीं जो पीछे खड़ा है। जो नंगे पाँव है वो वजन उठा सकता है या नहीं उठा सकता? अगर वो नहीं उठा सकता तो आपको लड़ना चाहिए मेरे रिस्पेक्ट के साथ। दूसरी, जजेस में एक बात आ गई है ना कि बिहेवियर का बड़ा इशू आया है, जिसको कवर करना है हमें। क्योंकि वकील हमेशा, हम सारी दुनिया से लड़ रहे हैं रिस्पेक्ट के लिए, और हम कोर्ट में आए, अगर जजेस हमें रिस्पेक्ट न दें तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी जो मेन चीज़ है कि बार बेंच में कोऑर्डिनेशन बना के आप रिस्पेक्ट के साथ रहें और इज्जत दें, इज्जत लें। कानून भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है। आप ड्यूटी बाउंड है हमें रिस्पेक्ट देने के, वकील एथिकली बाउंड है कि वो आपसे रिस्पेक्ट से बात करें। मुझे कानून कहता है आप जो जब बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट आप बाउंड हैं कि रिस्पेक्ट दें। जब तक ये रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इससे के अलावा कोई भी मामला आपका हल नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि हमारे वकला में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। आपको अभी अंदाजा होगा कि पुलिस के साथ वकील के ज़्यादा मामला होते हैं, मेडिकल में भी ज़्यादा मामला होते हैं। ऐसा ही वो क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अपना एक माइंड सेट करके बैठे हुए हैं कि एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, एसएचओ साहब, भाई वो साहब अपनी लेवल का है लेकिन पब्लिक सर्वेंट है जी। उसकी जिम्मेदारी है। एसएसपी का चार्ज लेना, ट्रांसफर होके आना, ये मेरे लिए बायस फ़ख्र नहीं है, मेरे लिए बायस खुशी नहीं है। मैं उसको हार नहीं पहना सकता। वो वहाँ पर आ रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी करने आ रहा है, अपनी तनख्वाह लेने आ रहा है जी। उसका काम है कि वो लॉ के ऊपर और कानून के अमल दरामदी के ऊपर काम करे। उसका काम है कि वो आइन के तहत जो बुनियादी हुकूक है उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे। उसकी जिम्मेदारी है कि अमन कायम करे। मेरा काम ये है कि अगर कहीं पर वो गलत है तो क्रीम ऑफ सोसाइटी की हैसियत से, एक आज़ाद वकील की हैसियत से, एक अच्छी शहरी की हैसियत से आइन ने मुझे अख्तियार दिया है कि मैं पॉइंट आउट करूं और उनको समझाऊं कि मेरे एक एक बंदे की इज्जत होनी चाहिए। न सिर्फ वकील की, वकील तो एक आम जो आप समझें कि रोल मॉडल होना चाहिए ना सोसाइटी के लिए, लेकिन एक एक बंदे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमें इनको जो है इस लेवल पर लेके आना है कि हमारी जो यूथ है हम उनको बताएं कि आपकी जो लेवल है वो पुलिस वाले से लड़ने की नहीं है, आपकी लेवल है कोर्ट में प्रोसीड करने की। आपकी लेवल है आप सारे पुलिस वालों को कोर्ट में बुलाएं इन चीज़ों के ऊपर। और हॉस्पिटल का सिस्टम मैं आपको बताऊं कि हमारी फैमिली में कोई इशू आता है ना, तो बहुत सारे ऐसे वकला हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जी। सिंध बार काउंसिल में मैंने अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें मैंने एक बात की थी कि खुदारा कम से कम और कुछ नहीं करें, जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एक काउंटर बनवा दें कि वकील जाके अपनी फैमिलीज़ का जो है इलाज तो प्रॉपर करवा सके। उनको पता तो चले, कोई पैनल आप नहीं दे सकते, हम तो पैसे तो ले रहे हैं हमसे, पैनल तो कोई नहीं दे रहे हैं। यानी आप हमें पैनल दे रहे हैं, आप हमसे सालाना 6,000 7,000 रुपये ले रहे हैं। देखें वो मैं कहता हूँ हम हाई कोर्ट के एनरोल हैं उनसे 3,000 रुपये लिए जाते हैं, जो लोअर कोर्ट के एनरोल हैं उनसे 6,000 रुपये लिए जाते हैं। ये यानी अगेंस्ट द क्लॉक जा रहे हैं ना, सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन हमें मिल क्या रहा है, सिर्फ सालाना जो है ना रिमूवल और वैलिड का जो है वो एक मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वकील की फैमिली के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी आप रखें। आप उसको दो चीज़ें, क्योंकि मुझे पुलिस
कभी कभार तंग करती है। वकील का काम ज़्यादातर पुलिस के साथ नहीं है, लेकिन कभी कभार तंग करती है। तो कम से कम मेरा इदारा मेरे पीछे खड़ा रहे। और जो हॉस्पिटल वाला सिस्टम है उसमें हमें चेंजिंग लानी चाहिए कि हमारे अगर नौजवान या फैमिली या किसी सीनियर या बुजुर्ग वकील के साथ कोई इशू आता है तो उसको फिल फॉर सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि वो किसी दूसरी जगह जाए ही नहीं, उसको ये परेशानी ना हो कि मेरे पीछे कोई नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसके साथ-साथ मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, अगर आप प्रेज़िडेंट बनते हैं, तो किस तरह के प्रेज़िडेंट बनना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर, रिफ़ॉर्मर या एक्टिविस्ट? मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मैं एक्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है, मैं रिफॉर्मर बनना चाहूँगा। क्योंकि रिफॉर्मर में आपको एक बात समझो, मेरी तकदीर में जो खुदा ने लिखा है वो मुझे मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। ज़बरदस्त। लेकिन खुदा जब मुझे मनसब देता है तो खुदा ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है, जो मैं चेंजिंग करना चाहूँगा वो मैं करूँगा। चेंजिंग मैं इसीलिए करूँगा कि किसी की वेलफेयर के लिए। जब हम किसी ओहदे पे बैठते हैं तो हमें सबसे पहले ये हलफ उठानी चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, उसने मुझे मनसब दिया है किसी की बेहतरी के लिए, न कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। ऐसा ही। और न ही मैं मनसब ये अपनी प्रेसिडेंट की सीट लेके मैं कोई शेरवानी बनवा के बैठूंगा कि मुझे कोई जस्टिस बनना है, जज बनना है। सबसे पहले जो मेरी जिम्मेदारी, जिन्होंने मुझे वोट दिया है उन लोगों को इज्जत देना है, उन लोगों के वकार के लिए बात करनी है, और बाहर का जो डेकोरम है उसको उस लेवल पे लेके आना है कि लोग समझें कि कोई बंदा आया था जिसने बात की थी कि भाई वकील की इज्जत है तो सुसाइड में किसी और की भी इज्जत है, अगर वकील की इज्जत नहीं है तो पूरे सिस्टम आपका फ्लॉप हो जाएगा। मैं रिफॉर्मेशन के लिए आ रहा हूँ, बेसिकली मैं रिफॉर्मेशन। मुझे देखें, मैं सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहूँ तो अभी आप देखें हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जी। हमें फॉलोअर्स मिल जाएंगे, लेकिन किस काम के? मेरी कब्र में फॉलोअर्स नहीं चलेंगे। ज़ाहिर है। ठीक है, मैं यहाँ पर आने के बाद अगर मैं रिफॉर्मेशन नहीं कर सकता, मैं चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, फिर मुझे राइट भी नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये सारी चीज़ें मैं इलेक्शन से हट कर भी कर सकता हूँ, लेकिन इलेक्शन का आने का मकसद ये है कि आपके आने के बाद सिस्टम में कोई चेंजिंग आए, और चेंजिंग वो आए कि जिससे किसी की इज़्ज़त बढ़े, किसी का वक़ार बढ़े, और उनके यानी लाइफ में एक फ़र्क आए, को फील करें कि भाई ये भी कोई लोग हैं जिनके पास न्यू जनरेशन आने के लिए बायस फ़ख्र समझे, और वो आने के लिए उतावली हो जाए कि भाई हमें इनके पास जाना है। ज़बरदस्त। साथ-साथ मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, कुछ लोगों ने यानी कि ये तासुर दिया है कि ये जो बाहर इलेक्शंस होते हैं ये बिरादरी के इलेक्शंस हो गए हैं, ग्रुप के इलेक्शन हो गए, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं किसी ग्रुप से मुंसलिक हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वैसे तो शाकिर भाई बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं किसी और ग्रुप से हूँ तो मैं सपोर्ट भी उसकी करूँगा, उसी के साथ खड़ा होऊँगा, वोट भी उसी को करना है। इन ग्रुप्स ने क्या नुकसान दिया है बार पॉलिटिक्स को, यानी वकील की वेलफेयर को, या फिर ये फ़ायदे में है? आपका बहुत अहम सवाल है, और अभी जो मामला होता है, आप सिर्फ ग्रुप की बात नहीं हो रही, यहाँ तक कि हमारी सियासत में ज़ात परस्ती तक बात आ गई है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि वकील की कोई ज़ात पात रंग नस्ल मजहब नहीं होता, वकील वकील होता है। ऐसा ही। आप जब आइन की बात करते हैं, जब कानून की बात करते हैं, जब खुदा के नामों से अपना नाम सेलेक्ट करते हैं कि मेरा नाम वकील है, खुदा का नाम अल वकील है, तो उस हिसाब से करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने ज़ाती मकासद से हटकर जो बंदा बाहर की वेलफेयर के लिए आए उसकी मदद करें, बजाय आप इसके कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि इज्तिमाई फ़ायदे देगा या इनफरादी फ़ायदे लेगा। इसके ये फ़ैल हैं, ये इज्तिमाई हैं या इज्तिमाई हैं, इनफरादी हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि भाई इसका फ़लाँ के साथ चक्कर है, ये फ़लाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सलाम नहीं कह रहा। लेकिन मैंने अभी जो संत बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था, बाय गॉड कह रहा हूँ आपको, मैंने वोट सिर्फ इस चीज़ के लिए दिया था, अगर वो बंदा मेरा काम नहीं कर सकता लेकिन दूसरों के काम ज़रूर करेगा, मेरे साथ इलेक्शन खड़ा नहीं होगा, मुझे यकीन है मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि वो दूसरों के काम ज़रूर करेगा। मैंने ये समझ के वोट नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी ताकत नहीं रखता हूँ, काले कोट में इतनी ताकत है कि मैं काम करवा सकूँ अपने ना, लेकिन किसी मजलूम की आवाज़ किसी में हो तो उसको हमने सपोर्ट किया है। तो अच्छा, इसका फ़ायदा मुझे मेरा रब देगा। मैं बिरादरी सिस्टम और इस कल्चर को मैं कंडेम करता हूँ, मैं जेन्युइनली करता हूँ। आजकल क्या हो गया कि ये हमें एक प्रेशर ग्रुप की सूरत ले रहे हैं। जिस बंदे के पास 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो आके कहते हैं कि भाई नहीं, मेरा एक सिस्टम है मेरे पास। मैं कहता हूँ कि वोट को कम्प्लीटली आज़ाद होना चाहिए। वोटर को 100% आज़ाद होना चाहिए, उसकी मर्जी है कि आप उसको ये नहीं कह सकते भाई इसको दोगे तो मेरे पास रहोगे, नहीं दोगे तो मेरे पास नहीं रहोगे। मैं बता रहा हूँ कि मैं जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा था, तो मेरे सामने 4 कैंडिडेट, चौथा मैं था, 3 कैंडिडेट और थे। तो एक दोस्त था, उसने एक दोस्त को कहा कि यार तुम्हें बस खुदा का वास्ते शाकिर को वोट नहीं देना, शाकिर को ने 1 घंटा पूरा उसका सर खाया। उसने कहा भाई ठीक है, तुमने इतनी जिद की तो तुम्हारे उसको दे देंगे। अच्छा, वो जब खुद अंदर वोट देने गया तो वोट शाकिर को दे के वापस आ गया। वापस आके उसको कह रहा है यार माफ़ करना, मैंने वोट शाकिर को दिया है। तो उसने कहा भाई तूने मेरा 1 घंटे जो सर खाया। उसने कहा यार अंदर गया ना, फिर दिमाग ने काम किया कि नहीं यार वोट ज़मीर का है, जो आज़ाद बंदा किसी के काम आएगा मैंने दे दिया। ये चीज़ें देखें, हमें जब
इन चीज़ों से, यानी नफरत को हटा के हमें ये इज्तिमाई सोच का सोचना पड़ता है, तब हमारे ऊपर ये जो है ना ये ग्रुप वगैरह हावी नहीं होते। ऐसा ही आप अपनी सोच को बदलें कि आपको जो चीज़ करनी है वो खुदा को हाज़िर नाज़िर रख के करनी है, और आपकी नज़र में अगर कोई बेहतर है तो उसको वोट करें, सिर्फ इसलिए करें कि वो किसी के काम आए। आपको भले नहीं आए लेकिन किसी और के काम आएगा जो आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ मैंने देखा कि आप बबरलो के धरने में वकला का बहुत अच्छा किरदार रहा, तो मैं देख रहा था आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे। मैं पूछना चाहूँगा कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद रह गई हो, और साथ साथ बबरलो के धरने का सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा? आप बबरलो की बात कर रहे हैं तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। बबरलो यार, बबरलो एक तहरीक नहीं थी। बबरलो किसी सियासी पावर शो का नाम नहीं था। बबरलो एक इबादत बन गया था। किस चीज़ की इबादत? कि वो लोग वहाँ पर खड़े थे जिनकी कोई ज़मीन नहीं थी, वो लोग लड़ रहे थे जिनकी कोई जागीर नहीं थी। ऐसा ही है। हमारा तहफ़्फ़ुज़, हम वकील कितने होंगे? 200, 400, 500, 1000, 5000, लाखों का मजमूआ था जी। हम समझते थे कि हम वकील उन लोगों की तरह जो है ना मदद कर रहे हैं, हम उनका शेल्टर बन रहे हैं, लेकिन बाय गॉड वो लोग हमारा शेल्टर थे। ऐसा ही। मैं क्योंकि धरना छोड़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ छोड़ी, तो उसमें मैं रोया था। लोगों ने पूछा रोने की वजह क्या है? 26 तारीख की रात थी, यानी 26 हो गई थी, 27 की रात थी। हैदराबाद बार हाईकोर्ट बार के इलेक्शन थे। पूरी कैबिनेट, क्योंकि 10-11 ज़िलों का वो इलेक्शन होता है, तो वो पूरे सारे लोग निकल के यहाँ हैदराबाद आ गए। यानी जो हमारी मेन कैबिनेट थी वो सारी वहाँ से निकल गई, चाहे कराची की हो, हैदराबाद, कुछ शहरों में चले गए। हम भी, मैं रात के 1:30-2 बजे हम साइड में खड़े थे, तो हमें कॉल आई है कि भाई जो भी फ्रंट वाले लोग हैं वो सारे बैक साइड पे हो जाएं, ये अच्छा नहीं है, हम धर रहे हैं, ये लाठी चार्ज करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा ऐसे कैसे? मरेंगे तो इनके साथ मरेंगे, जिएंगे तो इनके साथ जिएंगे, ये थोड़ी है कि हम इनको मारने देंगे। मैं वहाँ से दौड़ता हुआ सीधा पेंडाल में माइक पकड़ा, हमने ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम बात करेंगे। आप यकीन माने कि वहाँ रोडों पे नंगे पाँव, फटे हुए कपड़ों के साथ सोए हुए लोग, हाथों में डंडे लेके, पत्थर लेके रोड पे आके खड़े गए। मुझे कहने लगे कि वकील साहब मर जाएंगे, आपके प्राण आने नहीं देंगे, पहले हम मरेंगे फिर आप मरेंगे। आप ये सियासी इज्तिमा आपने देखे होंगे, ये वाहिद तहरीक थी जिसमें एक गाड़ी का भी शीशा नहीं टूटा। ऐसा ही है। एक ड्राइवर भी भूखा नहीं मरा। ठीक है, हमें बहुत कहा गया सिंधी दहशतगर्द हैं, सिंधी डकैत हैं। बबरलो कच्चे का एरिया है, जी। लेकिन कच्चे के साथ मिलता है। कोई एक बंदा बोले कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो, नहीं हो। इन लोगों ने हमें जो करके दिखाया ना, वो हमारी सोच से ज्यादा। वो रात मैं जब भी सोचता हूँ, यकीन माने मुझे समझ में नहीं आता कि ये खुदा ने इतनी मोहब्बत कहाँ से दी, लोगों को इतना प्यार खुलूस के क्या था, हमें समझ नहीं आता। उसके बाद जो जिस बंदे, ये देखें, एक ज़मीर और अपने अपने नियत की बात है, जो ऐसे सेंटीमेंट्स को, ऐसी मोहब्बत को, ऐसे इश्क को अगर इलेक्शन के हार में काम लेके आए और इलेक्शन के बरोबर लेके आए, तो मैं तो लानत करूँगा इस इलेक्शन पर। जो किसी के खून, प्यार, मोहब्बत, इज्जत और उसकी जान का नजरा देने वाले बंदे को केश करवाए अपने इलेक्शन के लिए, लानत होनी चाहिए। इसलिए मैं नहीं, हमें वो चीज़ चाहिए, हमें याद करना चाहिए उनका क्या कसूर था। मोरवकल लोग जो मारे गए, उनका क्या कसूर था। ये सारी बहुत सारी वो चीज़ें हैं कि आप देखें, हम लोगों ने कहीं पर साथ दिया है, कहीं पर साथ छोड़ा है, लेकिन सिंध बार काउंसिल के ऊपर एक चीज़ वाज़ेह अभी आपको नजर आई होगी, जिस बंदे ने सिंध का नाम लिया, जिस बंदे ने बबरलो में किरदार अदा किया, जी, वकला ने भी उनको जिताया। ऐसा ही है। हुकूमत सारी एक साइड पे, हुकूमत जोर लगा के खड़ी हुई। आपको अंदाजा नहीं होगा कि हुकूमती मशीनरी, आपका होम मिनिस्टर दर दर गया है, एक एक वकील के पास गया है। ये आपकी कामयाबी थी। होम मिनिस्टर अपने कैंपेन के लिए एक एक दर पे, एक एक वकील के पास गया कि मुझे वोट चाहिए, मुझे वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो ये एक बड़ी चेंजिंग थी। जिन्होंने बबरलो को अपनाया उनको लोगों ने अपनाया, उनको वकला ने अपनाया। जिन्होंने बबरलो को छोड़ा, जिन्होंने इस तहरीक के खिलाफ बात की, उनको उन लोगों ने रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ है अभी जो सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन है, कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इतने पैसे लगाने के बाद, इतनी स्कूटीज देने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर वो लोग जीत गए जिन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन लोगों को पता था कि तहरीक के हीरो हैं, हम इनको साथ देंगे, इनकी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ क्योंकि 26th अमेंडमेंट आपने देखा, बहुत सारे वकील इस पर बात कर रहे थे, और बहुत सारे वकला का ये मानना है कि जुडिशरी स्पेशली जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है 26th अमेंडमेंट के बाद। लेकिन अब तो हम 27th अमेंडमेंट देख रहे हैं जो जल्द आने वाली है। पहले कुछ कमेंट्स 26th अमेंडमेंट पर। मैं 26th अमेंडमेंट के लिए, देखें, बहुत सारे लोगों को पहले तो ये तरमीम का पता नहीं, तरमीम होती क्या है, क्यों होती है ना।
वजह ये है कि हमारे आइन में अभी तक जो लास्ट अमेंडमेंट थी वो 26 थी, यानी जब से आइन बना है 1973 से, उसमें तरमीम की गई हैं। तरमीम किस सेंस में की गई हैं कि जिस जिस बंदे ने अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचा कि मुझे यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, उसने कोशिश की कि उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए तरमीम लेके आ गए। ऐसे ही ठीक है, इसी का समर हमें ये मिला, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोना रोया था कि 18वीं तरमीम हमने बड़े आइनी अख्तियार दे दिया, अख्तियार दे दिया, अख्तियार दे दिया। उस वक्त उन्होंने अख्तियार दिए थे, अख्तियारात इसीलिए दिए थे क्योंकि उनको पता था कि 15-20 साल तक ये लेकिन हुकूमतें इनकी रहनी है, तो अख्तियारात भी इनके पास ही रहेंगे। तो इन्होंने एक चीज़ तो ये कर दी। दूसरी चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि जुडिशरी, यानी एक आपके पाकिस्तान में इदारा था जिसके ऊपर आंखें बंद करके एतबार किया जा सकता था कि अगर पुलिस पकड़ेगी मैं चला जाऊँगा, कोर्ट चला जाऊँगा, अगर कोई वडेरा तंग करेगा मैं कोर्ट चला जाऊँगा, अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा हमें तंग करेगा मैं कोर्ट चला जाऊँगा। तो इन लोगों ने क्या कि 26वीं तरमीम में उन्होंने सिस्टम को मैनेज किया। मैनेज करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि हम जस्टिस अपने बनाएंगे, आइनी बेंचेस बनाएंगे। अभी आइनी बेंचेस के लिए जजेस चाहिए हैं, तो जजेस कहाँ से आएंगे? ज़ाहिर बात है जो आइन की इंटरप्रिटेशन करेंगे वो जजेस हम अपने ही रखेंगे, तो वही हमारा इंटरप्रिटेशन करेंगे। इन्होंने पूरी जुडिशरी को कंट्रोल किया। उसका आप रिजल्ट देखें, मुझे आपकी हैरत होगी कि क्योंकि हमारे यहाँ प्रूडेंट माइंड की बात होती है कि कानून जो है ना आपकी समझ में आए कि ये क्या सही है ये क्या गलत है ना जी, तो ये कानून आपका क्लिक करता है। मैं फॉर सपोज ये टेबल पे पड़ी चीज़ है, मैं इसको उठा के फेंक दूँ तो चाहे आपकी हो ना हो, लेकिन आपको ये फील ज़रूर होगा कि गलत हो रहा है। ये एक प्रूडेंट माइंड की निशानी है। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 26वीं तरमीम के बाद बनी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 26वीं तरमीम के बाद बनी है, वो 26वीं तरमीम के ऊपर दलाइल सुन रही है कि वो जायज़ है या ना जायज़ है, सही है गलत है। फॉर सपोज अगर वो बोल देते हैं, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर वो बोल देते हैं कि ये भाई इलीगल है, हम इसको ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद ये बात ज़रूर आएगी कि भाई इसको डिसाइड करने वाले भी इलीगल थे। ऐसा ही है, जिन्होंने इसको डिसाइड किया वो भी इलीगल थे। जब वो इलीगल थे तो उस आर्डर की कोई हैसियत ही नहीं है, तो कंटिन्यू जैसे है वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, ये एक अचीव ड्रामा किया गया। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में छोटे सिंध में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टें नज़र आ रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तरीक़ेकार आप ये देखें कि भाई आइन और जो है सिविल और क्रिमिनल साइड को एक साइड पर सुने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक साइड पर सुने। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कौन कौन से जजेस बैठेंगे, उनको कौन बैठाएगा, उनके तरीक़ेकार क्या होगा बैठने का, वो भी गवर्नमेंट तय करेगी कि भाई ये जजेस बैठेंगे। अभी मुझे आप एक बात बताएं, मैं किसी गवर्नमेंट के इदारे के खिलाफ पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, तो अभी मुझे तकरीबन 4 से 5 तारीख में मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात लगती है जी, क्योंकि सेटिस्फाई करेंगे आपको बनस्बत इस 26वीं तरमीम के पहले आप जाके डिसीजंस देंगे कितने डिसीजन आए, लेकिन यहाँ क्या हो कंसाइज कर दिया कि नहीं। दूसरी चीज़ का जो लोअर जुडिशरी के ऊपर फ़र्क पड़ा है वो ख़तरनाक फ़र्क पड़ा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो फ़र्क क्या पड़ा है कि अब जितने भी सेशन जजेस हैं उन सबको ये उम्मीद हो गई है कि मैं भी जस्टिस बन सकता हूँ, तो उसके आप किसी पुलिस वाले के खिलाफ 22 से भी दाखिल करें, किसी डीसी के खिलाफ 22 से भी दाखिल करें, किसी MP MLA का 22 से भी करें, तो आप माइंड बना रहे डिसमिस ही होनी है। ऐसा ही यानी 99% डिसमिस होनी है, क्योंकि वो अपना बर्डन वजन नहीं उठा सकते। वो कोशिश करें, हाँ 2-4 बंदे होंगे, हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन जो ऐसे काम करने वाले सेशन जजेस हैं वो सब साइड पोस्ट पे हैं। उनको किसी को बेकिंग कोर्ट दी गई है, किसी को कोई यानी ऑर्डिनरी कोर्ट से हटा के उनको स्पेशल कोर्ट में रखा गया ताकि वो लोगों को कोई रिलीफ न मिले। अभी जो तीसरी चीज़ ये एक 27वीं तरमीम आ रही है, वो हो क्या रहा है भाई? आपको 1 साल के अंदर दूसरी तरमीम की ज़रूरत क्यों पड़ी जी, क्योंकि हुआ क्या, 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस लोगों की बढ़ी है। ऐसा ही है, यानी मैं पहले मेरा काम था कि मैं अदालत में उम्मीद थी, मैं लड़ता था, अदालत में घुस जाता था, भाई नहीं मैं 22 से भी दाखिल कर दूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लोग डर जाते थे। अभी जब मेरा वो आसरा ही खत्म हो गया, जी मेरी उम्मीद ही खत्म हो गई, उम्मीद खत्म होने के बाद मैंने रास्ते की अख्तियार ले लिया, मैं रोडों पर आ गया, मैंने एहतजाजी मुजाहरे करना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ जो मेरी आखिरी उम्मीद थी उनको ख़त्म कर दिया गया। अभी उसी चीज़ को इनसे गलती हुई, इन्होंने कहा नहीं यार यहाँ तो हमारे से गलती हो गई। अभी कोशिश करें कि जो रोड पे जा रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, अब उनको कैसे रोका जाए। उनके लिए अब आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेके आए जी, आप उसको लेके आए, वो क्या करेगा? अब DC साहब आपको पता है जो पैसे दे के पोस्टिंग लेगा, जो MP MLA का आशीर्वाद से पोस्टिंग लेगा, वो बंदा आपको लगता है कि मेरिट के ऊपर किसी को भी सजा दे देगा। आप क्या करेंगे? आप 10 बंदे आप सजा दे दें, जब तक होगा, जब तक अपील चलेगी, जब तक आगे बात होगी देखा जाएगा। यानी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, यार ये तो आप जमहूरियत की जो बात कर रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप आप, ये डिक्टेटर ने भी ऐसा नहीं किया जैसा आप कर रहे हैं। कौन सी जमहूरियत है? आपने अभी देखा होगा कि न्यूयॉर्क में जी, मेयर का वो एक मुसलमान मेयर आपको मुंतखब हुआ है, जिस तरीके से वो स्पीच कर रहा है, जिस तरीके से वो तकरीर कर रहा है, यानी वहाँ इतनी आज़ादी है कि वो अपने प्रेसिडेंट को कह रहा है कि तुम गलत हो, तुम मुझे अपने कान खोलो, मैं बैठा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। यानी एक लेवल है ना डेमोक्रेसी का, वहाँ पर कोई मतभेद नहीं है कि भाई ये बंदा जो है मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी नहीं, लेकिन वो बंदा पब्लिक का नुमाइंदा है तो उसके साथ खड़े हैं, पब्लिक खड़ी है उसके साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो पब्लिक का नुमाइंदा बन रहा है आप उसको अंदर कर दें,
अभी वही अख्तियार जुडिशरी, अभी जुडिशरी में वकील का कंट्रोल है जी। यहाँ 7,000 वकील कोर्ट में बैठे होंगे, जज भी थोड़ा एहतियात करेगा, जल्दी नहीं करेगा, अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दो। ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं जी। फिर क्या करेंगे इस तरमीम के बाद? फिर भाई इंतजामी तौर पे हम सिंध के दो हिस्से कर रहे हैं। भाई सिंध तो सिंध है ना, इंतजामी तौर पे भाई यहाँ का एक सिस्टम कर देते हैं, वहाँ का कर देते हैं, सखर का कर देते हैं। भाई मेरी एक बात समझे, एक छोटी मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। हमें बुजुर्ग बताते हैं, मेरे अबू बताते हैं कि एक बेटे का घर था, वडेरा था, उसके घर से कोई चूजा गुम हो गया। जी। छोटा बेटों को चूजा, उन्होंने कहा बाबा अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, आपको क्या टेंशन इस चूजे की, क्यों बात करें? उसने कहा नहीं बेटा चूजा। एक हफ्ते के बाद बकरा चला गया, उसने फिर कहा कि मुझे चूजा चाहिए। उन्होंने कहा यार दिमाग खराब है, बकरा चला गया तुम्हें चूजे की पड़ी है। 15 दिन के बाद फिर वो गाय चली गई कहाँ से? फिर उसने कहा बोला मैं चूजा। लोगों ने कहा भाई गाय चली गई अभी चूजे पे। उसने कहा बेटा अगर तुम चूजे की हिफाजत करते तो गाय नहीं जाती। ऐसा ही है। ठीक है, हम लोग अगर अभी से ये रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, अभी से तो यार लोगों को पता ही नहीं आने वाले नस्ल के साथ क्या होना है। ऐसा ही। ठीक है, हमें किस्से सुनाए जाते हैं कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, कभी किसी ने ये बताया कि यहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही। आप कश्मीर में जाएं, वहाँ पुलिस वाले पकड़ के लोगों को मार देते हैं। आप घोटकी में जाएं, शकूरा को जो पन्नू अकल का मसला वो आपने देखा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बंदे को बच्चों के सामने उठा के गोलियां मार दी। ठीक है, आप वहाँ पर एक इशू हुआ केटी मुमताज़ में, बोसंदा एक बेचारा, उसको उठा के मार दिया। उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं हो रही, यानी मरने वाले के ऊपर एफआईआर हो रही। हम एफआईआर कहाँ करें? हमें पता है, हम भाई से भी दाखिल कर रहे हैं, एफआईआर के लिए जा रहे हैं, तो वो कोर्ट ने यही कह रहे हैं कि नहीं भाई ये स्टेट का मामला है, हम हाथ नहीं डालेंगे। अभी आपने ये देखा गनीमान वाला जो मामला हुआ था, उसमें आपने देखा है वो एक जो कहा कि केटीसी के जज ने कहा कि ऊपर का मामला है। ये क्या बात हुई यार, ऊपर का मामला? मतलब आप जज साहब, आप काजी हैं, अदबुल काजी एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि काजी का जो मकाम है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपके जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, जज कैसे बन सकते हैं? भाई आप कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, और आप समझते हैं कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ खुदा के लिए नहीं बैठा, मैं इन सियासतदानों के लिए बैठा हूँ। तो मैं कहता हूँ आप जिनके लिए बैठे हैं वो मेरा रब है, उसने आपको ये कुर्सी दी है और मुनसिफ बनाया, आपको नायब खुदा बनाए, तो इंसाफ करना सीखें। जी। इन तरमीमों से ये कंट्रोल कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, जो आगे चल के न आप न मैं न आम बंदा, यानी हम काले कोट वाले इतना चिल्ला रहे हैं, हम चीख रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा वार हो रहा है, तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? ऐसा ही है। उनको कहाँ लेके आएंगे? जो एक पटवारी से तपेदार से डरते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे देंगे, उनका क्या असर होगा? और वो उसको कौन इस्तेमाल करेगा? एमपी एमएनए को आपने असिस्टेंट कमिश्नर दे दिया तालका में, मिनिस्टर को आपने डीसी दे दिया जिले में, यानी एक डिस्ट्रिक्ट अगर कोई मिनिस्टर है वहाँ का डीसी उसके कंट्रोल में है। वो तो यानी अपने दुश्मन को, आपने मुर्तजा जतोई वाला मामला देखा होगा कि 1500 की डकैती में, मोटरसाइकिल की डकैती में, एक वो बंदा जो पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदा है उसका नाम दे दिया कि ये तो आगे चल के क्या होना है, हमारे साथ यही होना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिए जाएंगे, जो बंदा आपसे बात करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए जाएँ, पकड़ें, सजा दे, जिसके खिलाफ हम उठेंगे। सिर्फ उठेंगे नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ या इससे पहले भी, मेरे हक में जिम्मेदारी जो होगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे रब की अमानत है, किसी जागीरदार वडेरे की नहीं। मुझे लोग कहते हैं कि तुम इतना बोलते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा लगता है सिर्फ मेरे रब से डर लगता है, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। जो मेरा मौत अगर किसी के हाथों लिखा होगा तो हमें क्या एतराज़ है? हम क्या कर सकते हैं? मौत आना तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद हो गई ना, आने वाला किसी को रोकता नहीं है। इसीलिए आवाज़ हम उठाएंगे, रजिस्ट करेंगे, क्योंकि मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, मुझे खुदा ने ताकत दी है, लेकिन वो मजलूम अवाम जो खाने पीने में धक्के खा रही है, जो एक छोटे से काम के लिए पटवारी के चक्कर लगा रही है, जो अपना सब कुछ भेज के रिश्वत दे के अपने काम कर रहे, काम नहीं हो रहे, जो एफआईआर के लिए एहतजाज कर रही है, जिनके घर में जनाजे पड़े हैं वो उसको दफन कफन नहीं कर सकते, आप मुझे बताएं उनको रोका जाएगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम लड़ेंगे। और लड़ेंगे इस लेवल तक नहीं कि इसमें कोई हमारा फ़ायदा हो या हमें बोला जाए कि आपको रिलीफ दिया जाएगा। अगर किसी मजलूम के साथ जुल्म करके किसी वकील को रिलीफ दिया जाएगा और वो वकील वो रिलीफ लेना चाहता है, तो मैं लानत करता हूँ सर रिलीफ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आपने बात की कि चूज़े के चोरी होने पर हम इतना शोर मचाते तो शायद हमारी गायें चोरी ना होती, तो ठीक उसी तरह 26 अमेंडमेंट पर ओवरऑल पाकिस्तानी अवाम ने वो रिएक्शन शायद नहीं दिया कि फैसल वाडा साहब तो कहते हैं आप अब 27 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, 28th अमेंडमेंट भी आएगी। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, यानी कुछ हमारे दोस्त ऐसे, यानी जो एमपी एमएलए ऐसे हैं, जैसे आप समझते होंगे या फरिश्ता है, इनको पहले पता होता है क्या होने वाला है जी। यानी हमारे मुल्क की तकदीर का अलमिया ये है कि फैसल वाडा हमें बता रहा होता है कि 28वीं तरमीम में भी क्या होगा। यानी मसूद अफजल बने पड़े हैं जी। जो आप अपने ख़ास लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है, वो कब आएंगे ये भी आपने टाइम सेट कर दिया है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करूँगा कि हमारे जो ये हुक्मरान हैं ना, ये जो समझ रहे हैं, जब नवाज शरीफ के ऊपर बात हुई थी
सुप्रीम कोर्ट ने उनका रेफरेंस करके उनको कहा कि ये बेईमान है, ऐसा वैसा है, ये सारी चीज़ें करके ट्रायल कोर्ट को भेज दिया कि आप इसके ऊपर काम करें, आप केस को चलाएं, लेकिन इसका सुपरवीन हम करेंगे। अभी आप एक बंदे के खिलाफ वर्डिक्ट दे देते हैं, उसके बाद नीचे वाली कोर्ट को कहते हैं आप काम कर, तो आपको लगता है वो आज़ाद काम करेगी। हमने क्या किया, जश्न मनाया कि हाँ नवाज शरीफ चोर हो गया। ठीक है, अगर हम उस वक्त बोलते कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है तो आज ये नौबत नहीं आती। भले हमारा मुखालिफ है, कुछ भी आधा इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट की वायलेशन तो हो रही है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर पीपल्स पार्टी के लोग जेल चले गए, हमने कहा हाँ हमारे दुश्मन चले गए। उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान जेल चला गया, वो भी जेल में पड़ा हुआ है। ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट है बेल सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने आर्टिकल 10A लगाया कि भाई आपने वो लगाया कि जो है राइट ऑफ फेयर ट्रायल आपने लोगों को दिया, उसका कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? वहाँ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन हाई ट्रेजन का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। ऐसा ही राइट ऑफ फेयर ट्रायल का नहीं हो रहा, लेकिन बगावत का इस्तेमाल सही हो रहा है। आप भाई अगर आइन पे ऊपर बात करनी है तो पूरी करें ना, नहीं करनी तो बिल्कुल ही नहीं करें। जिस आइन को आप मानते नहीं उसके ऊपर बात करते हैं, और फैसला वाडा साहब आके बताते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे। भाई फैसला वाडा साहब से पूछिए आप कौन सी मखलूक है भाई, आपको फरिश्ते बता रहे हैं, आप कहाँ से? अच्छा आप बात कर रहे हैं तो आपको फैसला वाडा क्या सारी जिंदगी आप उधर ही रहेंगे क्या? जो जो उधर रहा है वो वापस भी आया जी। ये कल बात सबके ऊपर आनी है, ये नहीं है कि किसी एक की बात है। हमें ये सोचना चाहिए, ये जो अभी हुकूमत पार्टियाँ ये जो चाह रही हैं, ये जो तरमीमें कर रही हैं, नेब के कानून हो कोई भी कानून हो, ये सब वक्तन वक्तन सबके गले में आने हैं। ऐसा ही जो इनके अभी जो बेनिफिशियरी नज़र आ रहे हैं कल आपको विक्टिम नज़र आएंगे। हमारी प्रेडिक्शन है ये, क्योंकि आपने अपने माजी से देखें जिस जिसको जो बेनिफिशियरी नज़र आया था वो फिर विक्टिम ही नज़र आया आपको जी। मैं किसी के मौत पे हंसा नहीं जाता, किसी की तकलीफ पे हंसा नहीं जाता। अगर आप रो नहीं सकते कम से कम चेहरा ऐसा बनाए कि उसको महसूस हो। जब सिस्टम के साथ ज़्यादती हो रही हो तो आप खामोश नहीं बैठें। अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम आवाज़ बुलंद तो कर सकते हैं, वो तो बुलंद करें, उससे आपको कौन रोक पाए। लेकिन सर आवाज़ बुलंद करते हैं तो फिर ब्लैक वीगो भी आ जाती है, ब्लैक कोट ही तो नहीं है। सर जी मैं एक बात कहूँ कि देखिए, जब मैं मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, मैंने कहा या का नाबुदु व इय्याक नस्तईन, तेरे ही बंदे तुमसे इबादत, तेरी इबादत करते हैं, तुमसे ही मदद मांगते हैं जी। ठीक है, इबादत उसकी करते हैं, आपको लगता है हम उसकी इबादत करते हैं? अगर हम उनकी इबादत करते तो हमारा ईमान इतना कमज़ोर होता? ऐसा ही है बिल्कुल। मैं डरा किस बात से हूँ? मैं डरा अपनी उस ज़िंदगी के लिए हूँ जिसके लिए मेरे मौला ने कहा कि इस ज़िंदगी का होना चारों तरफ कीम पैसे ये सारे गंद और बुराई है, जिसको इकट्ठा करने के लिए तुम पागल होते जा रहे हो, और जो तुम्हारी असली ज़िंदगी है उसके लिए तुम्हें फिक्र ही नहीं है। जो मेरी जो असल ज़िंदगी वो क्या है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ से निकलूँगा, हो सकता है एक्सीडेंट में मारा जाऊँ, हो सकता है किसी की गोली लग जाए, मुझे नहीं, ज़िंदगी तो मेरी नहीं है। लेकिन हमने हमेशा अवधी ज़िंदगी को छोड़ के आर्जी ज़िंदगी के पीछे अपने लोग मराए हैं। ऐसा ही है, अपनों को मरवाना भी ज़्यादती है। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा खामोश बैठे। देखें रेजिस्टेंस असूली तौर पे जो है, अखलाकी तौर पे जो आपको सही लगे वो आप करते नहीं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत आपको रोक सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। बार पॉलिटिक्स की अब बात चल रही थी, वो कला की बात चल रही थी। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ और उसी से फिर सवाल बनाते हैं। मैं कुछ दिनों से फ्लैट देख रहा था फैमिली के लिए, तो मेरा जाना हुआ एक रियल एस्टेट, वहाँ पर मैं गया तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं वकील हूँ। तो 2 मिनट के बाद वो मुझसे पूछने लगे फिर से कि आप और क्या करते हैं? तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा यानी कि तसब्बुर का शिकार हुआ कि ये वकालत एक फील्ड है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि और क्या करते हैं? 5-10 मिनट बाद जब वो विज़िट करवाने लगे मुझे फ्लैट, तो वो मुझे कहने लगे यार जो मालिकान है ना वो बहुत डरते हैं आप वकला से, यानी कि कब्ज़ाखोरी और ये चीज़ें। और अक्सर किसी की शिकायत होती है तो लोग सोचते हैं कि इनके बड़ों को शिकायत करेंगे तो शायद मामला हल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे बड़े जो हैं उनको बार पॉलिटिक्स में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करना होता है, तो वो भी वकील के खिलाफ नहीं जा सकते। तो क्या बार पॉलिटिक्स इसी चीज़ का नाम है कि हमारा वकील अगर गलत भी खड़ा हुआ है तो उसी के साथ कंधा कंधे से मिलाकर खड़ा हो जाना है? देखें, पहली बात तो यही, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अल वकील मेरे रब का नाम है, मेरे रब के नाम में कोई बुराई नहीं हो सकती जी। ठीक है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वकील के नाम में तो कोई बुराई नहीं हो सकती। ऐसे ही वकील के अंदर अगर कोई किरदार आ जाता है तो हम किरदार को बर्बाद नहीं करते, हम पूरे सिस्टम के यानी पूरे प्रोफेशन को बर्बाद कर रहे हैं जी। अभी आपने देखा बहुत सारे बच्चों के साथ ज्यादती मस्जिदों में हुई जी। ठीक है, लोगों ने मस्जिदों में जाना तो नहीं छोड़ा, ऐसा ही है, लेकिन जो गंदे कीड़े थे उनको निकाला,
बिल्कुल। ख़त्म किया और बताया कि ये मेरे रब का घर है, ये पाक है, इसमें अगर आने वाला कोई बुरा था, गंदा था, तो हम उसको निकालेंगे ना। हमारी जिम्मेदारी भी यही है। और दूसरी चीज़ ये, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा ट्रेंड है कि नेगेटिव चीज़ें बहुत आपको पब्लिक में मिलती हैं। आप लोग समझते हैं वकील दादागिर हैं, वकील बताखोर हैं, वकील सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, पुलिस वालों के साथ लड़ते हैं। मैं बताऊँ वकील लड़ता क्यों है, वजह बताऊँ। वकील से कोई भी बंदा कहता है कि ये जगह खाली करो, वो पूछता है ला बताओ, कानून बताओ। जी। कानून में मुझे वो चीज़ उसको बुरी लगती है। ऐसा ही है। वो बंदा कहता है मुझे कमीशन दे दो, वकील पूछे कौन से कानून के तहत, वो बात उसको बुरी लगती है। वकील जब लीगली कोई रेजिस्टेंस करता है तो उन लोगों को लगता है भत्ताखोर है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है। कानून मुझे कह रहा है कि अगर कोई भी बंदा आपके साथ ज्यादती करता है, बदतमीजी करता है, कोई चीज़ आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें, अगर मैं कानूनी रास्ता अख्तियार करता हूँ तो मैं ब्लैकमेलर हो जाता हूँ। सही। मैं अगर अच्छा वो कानूनी रास्ता छोड़ के अगर मैं गन पट्टी पे उनसे काम लेना शुरू कर दूं, फिर अच्छा इतना जागीरदार वडेरा धाड़ेल कल्चर वो खतरनाक नहीं जितना वकील को खतरनाक बताया गया है। जी। वजह क्या है कि देखें, एक तो ही बंदा है जो आवाज उठा रहा है, रजिस्टर कर रहा है हर इदारे के साथ। जी। उसको आप लोगों की नजरों में गिराएंगे, आप हमदर्दी लेने के लिए ना। मैं आपको एक रिसेंटली हमारे यहाँ वाकया हुआ है, हमारे एडवोकेट आमिर जरदारी हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई हॉस्पिटल में डेंगू की वजह से। जी। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, डेंगू की वजह से किसी बंदे की हॉस्पिटल में डेथ हो जाए और उसने आवाज उठाई, रोजाना 10 बंदे मर रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा हॉस्पिटल के खिलाफ, उस बंदे ने आवाज उठाई, उसने 22 से भी दाखिल की, एफआईआर का आर्डर ले लिया, उसने एफआईआर करवा दी, डॉक्टरों ने खिलाफ हड़ताल कर दी, भाई वकील गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरे भाई बास ने, उस बंदे ने आपकी हॉस्पिटल में आके गन नहीं चलाई, उसने गोलियां नहीं चलाई, उसने अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा है। इंसाफ मांगने के लिए कानून मुझे रास्ता देता है कि मैं कानूनी रास्ता अख्तियार करूं। मैंने कानूनी रास्ता अख्तियार किया, फिर भी मैं गंदा बन गया। और आप स्टेट एजेंसी की बात करें, मैं आपको एक इसी के कहानी बता दूं। दो एक ऐसे वाकयात हैं, लोगों को पता नहीं चलता। मैं कोर्ट में आया, हमारे 7th एडिशनल होते थे, काजी साहब अभी सेशन जज हैं, मैं उनके कोर्ट में आया, एक बंदा बैठा हुआ था, तो मुझे किसी बंदे ने बताया, ए यार ये बंदा बैठा हुआ है किसी मर्डर केस में, 5 साल हो गए, न इसकी कोई जमानत कर रहा है, न इससे कोई मुलाकात के लिए आया है। मैंने कहा यार 5 साल हो गए बंदे को, कोई मुलाकात के लिए कैसे नहीं आ सकता। मैं जाकर उस बंदे के साथ बैठा, क्या नाम है, उस बताया दिलबर चांडे मेरा नाम है, मोरो का हूँ मैं। मैंने क्या मसला है, बोला वो मेरी बीवी की डिलीवरी थी, हॉस्पिटल में मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा मामू नारा जेल के बराबर में रहता है, वहाँ आया उनसे पैसे लेने, मेरे पास उन्होंने 5,000 रुपये दिए, मैं चाय के लिए बैठा तो पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरी तलाशी ली, एनआईसी देखा, 5,000 रुपये निकाले, मुझे लॉकअप कर दिया। 8 दिन के बाद मुझे पता चला मेरे ऊपर मर्डर केस हो गया। मैंने उसकी फाइल निकलवाई तो यकीन माने फाइल में बिल्कुल ऐसा ही था, इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। यानी ये वो बंदा था जिसको कोई मिलने तक, यानी घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उससे मिलने तक आ जाए। जी। ठीक है, ये लेवल था किसी बंदे का। वो 5 सालों से जेल में था। मैंने उसकी फाइल उठाई, मैंने कहा यार ये काम मैं खुदा के लिए करूंगा, खुदा मुझे उसमें ताकत देगा। मैंने जब उसमें वकालत दिया तो मुझे जज साहब ने कहा कि तुम्हें पता है ये केस कितना खतरनाक है। मैंने कहा मेरे रब का है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ये जो चीज़ मैंने रब के लिए करूँ। उस बंदे की मैंने बेल फाइल की मर्डर केस में, उसकी बेल ग्रांट हो गई। तो मुझे जज साहब ने हंसते हुए कहा कि देख और कितने पैसे लिए हैं, यानी तुमने अपनी फ़ीस कितनी ली है। मैंने कहा सर ये फ़ीस मेरे रब और मेरे बीच में, मैंने उससे कुछ भी नहीं लिया। हालांकि वो तारीख में मैं उसको खर्ची में देता था कि आप लेके जाएं। उसके बाद श्योरिटी नहीं दी, हमने श्योरिटी की बड़ी कोशिश की, श्योरिटी नहीं हुई। फिर मैंने उसका ट्रायल चलाया, स्पीडी ट्रायल चलाया हमने। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो बंदा बरी हो गया। जी। वो बंदा बरी हो गया। जब वो बरी हुआ, आप यकीन माने, उसने मुझे कहा कि मैंने खुदा तो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन खुदा के बंदे देखो, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको सजदा करूँ। मैंने कहा खुदा खुदा करो, हमें गुनाहगार नहीं करो, हम पाँव पे पड़े, मैंने तुम्हारे पाँव पे आकर रखता हूँ भाई, तुम अपने बच्चों के पास जाओ यार, तुम्हारी माँ को कितनी खुशी होगी, वो उसका मुझे अजर वैसे ही मिल जाएगा। बिल्कुल। उस बंदे को मैंने किराया दिया है, सेंट्रल जेल में गया हूँ, वहाँ से उसको निकलवाया है, किराया दे के बिठा के मैंने उस बंदे को अपने गाँव भेजा। आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर यकीन है कि उसने की माँ के हाथ मेरे लिए ज़रूर उठे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। ये चीज़ हम ट्रेवल नहीं करती, बाहर हम नहीं बताते। ये आपने बात की ना, मैं इस हिसाब से बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज का सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। आज वर्क सस्पेंड था, मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलते हैं सर, एक काम है, काफ़ी दिनों से मैं परेशान। मैं वहाँ पर गया तो मैं रीडर से बात कर रहा था, अयास भाई नाम है उनका। मैंने उससे बात की, मैंने कहा अयास भाई यार ये मसला देखें। तो इतने में एक औरत अंदर आई, 2 बच्चे थे उनके साथ, बच्चों के हाथ में बेटी थी, उसके हाथ में 3-4 केले होंगे और बिरयानी के 2 पैकेट थे छोटे छोटे थैली में। वो वहाँ पर कह रही है कि मेरे बेटे को 8 महीने हो गए कि उसके बच्चे 3-4 के केस में, शराब की एक बोतल के केस में अंदर। मैंने कहा माँ क्या हुआ है? मैंने बच्चों को देख के यकीन कर, मेरे भी बच्चे हैं, हमारे, मैं एक दिन बाहर होता हूँ, मेरी बेटी मेरे हाथ चूमती है, मेरे सर को चूमती है, उस कैसे वो बच्चे देखते होंगे। मैंने कहा आप ये फाइल मुझे देते हैं, किसी दोस्त का वकालत, उसने फीस अभी ला दिया था, हम लेके गए अंदर, उसकी बेल करवाई, 10,000 रुपये श्योरिटी, हमने श्योरिटी रखवाई, ठीक है।
और आज वो बंदा हमारे सामने अपने बच्चों को जेल से छुड़ा के अपने बच्चों के साथ मैंने भेजा इसको। ठीक है, मुझे नहीं पता रब कहाँ है, क्या करेगा, लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, लेकिन किसी बच्चे के सामने किसी बाप को हथकड़ी लगी हो और उस बच्चे को पता ही ना मेरा बाप क्यों अंदर है, माँ को पता ही ना। मुझे अब अंदाजा बताया उसने 4 केले कितने मिले, 6 केले कितने मिली होंगी, बिरयानी छोटी थी कितने मिली। हम ये चीज़ें नहीं देखते। ऐसा ही है। हमें ये नज़र ज़रूर आ जाता है कि वकील काली ड्रेस वाले ब्लैक मेलर हैं, बदतमीज़ हैं। वकीलों के साथ कितने मसाइल हैं आपको पता है। वकील में किसी की डेथ हो जाती है उसको क्लेम नहीं मिलता। वकील हैंड टू माउथ है, कमाता है खाता है। ऐसा ही है। हमारे पास 7,000 वकील हैं, 7,000 में आपको 200 वकील मिलेंगे जिनकी मंथली इनकम यानी इतनी नहीं होगी वो घर चला सके। बगैर के किसी ने पूछा है हमसे। हाँ, हमारी रजिस्ट्रेशन बुरी लगती है। बबरलो का वाक़या देखें, हमारे पास SSP का मामला हुआ, उसमें 3-4 महीने कोर्टें बंद रही जी। पुलिस ने अच्छा खासा वो सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में लिया, थानों पे मसले हल हो रहे, वकील से तो किसी ने नहीं पूछा। ऐसा ही है। इसलिए देखें, घर बैठे आप किसी को तर्जिया करें, किसी को बुरा भला कहें और 2-4 बंदों की तरह पूरा सिस्टम गलत कहें। सवाल यही है कि तासुर ऐसा क्यों जा रहा है, यानी कि ये जो बातें हैं ये आवाम तक क्यों नहीं जाती। मैं एक बात बताऊँ, वो हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, कोई अच्छा काम कर भी देते हैं तो किसी को बताते नहीं है। ठीक है, और हमें कोई गाली भी दे रहा होता है तो हम रजिस्ट करते नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि हमारे दोस्त रिसर्च नहीं करते, हमारे लोग रिसर्च नहीं करते। हमारे यहाँ वही वकील है जो आपके जुल्म के खिलाफ पुलिस के साथ भी लड़ रहा है, आपके खिलाफ रोडों पे भी आ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है। ठीक है, आप उसको फिर भी कहते हैं कि ब्लैक मेलर है। ब्लैक मेलर इसीलिए है कि वो कोर्ट में बैठा हुआ है, वो केस कर रहा है। बातें जो वो हथियार लेके गन पॉइंट लेके आपके घरों में घुसे तो फिर अच्छा है क्या। ठीक है, कानून ने मुझे अख्तियार दिया कि मैं कहता आप आके उसको झूठा साबित करें। यही लोग हैं यार जिनके लिए हम लड़ रहे थे। आप मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा क्या बहुत सारे ऐसे वकला हैं जिनके पास केसेस हैं। हमारे पास पता है, मैं खुदा को गवाह करके मेरे पास 70% रेशो जो है फ्री केसेस है। 30% मेरे जो हैं वो 70% को कवर कर दें। फैमिली मैटर्स में मैं आखिरी हद तक कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली मैटर को कोर्ट में लेके न जाऊँ, थ्रू पुलिस हो कोई भी तरीका हो मैं उस मामले को रिजॉल्व करवाऊँ। हमने कोशिश की है कोर्टों में खड़े होकर आर्बिट्रेशन की कि यार ये बच्चों का क्या कसूर है कि ये बच्चे अपने बाप माँ को, वो बच्चा छोटा क्या फैसला करेगा, मैं माँ के पास जाऊँ या बाप के पास जाऊँ। हम पॉलिटिसाइज नहीं करते इन चीज़ों को, हम पब्लिकली जो है वीडियो बना के फेसबुक पे नहीं डालते। हम इन चीज़ों को केस करवाने के चक्कर में नहीं होते। जो मैं आपने एक चीज़ देखी होगी, किसी को भी बदनाम करना हो या किसी का नाम करना हो तो उसके खिलाफ आप बात करना शुरू कर दें, वो खुद ब खुद हीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिसको वकील का पाला नहीं भी पड़ा होगा वो भी कहेगा वकील बड़ा हरामी है, वकील बड़ा बदतमीज है। भाई क्यों भाई, आपको पड़ा है? मैं तो यही कहता हूँ। आज हम एक कॉलेज में गए तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप देखा वकील बनने का मशवरा कौन देता है। एक ने कहा कि मेरे मामू है, वो मशवरा दे रहे थे आप वकील नहीं बनो। मैंने कहा वो क्या करते हैं? बोला वो जमींदार है। मैंने कहा मैं इलेक्ट्रिक कार लेता हूँ, ट्रैक्टर वाले से मशवरा लूंगा मैं कि भाई इलेक्ट्रिक कार के फायदे या नुकसान है। भाई मशवरा उन बंदों से ले जो उनके साथ रहते हैं और जिनके साथ पाला पड़ा हो ना। आप कम से कम ये उन बंदों से पूछें जिनका वकील के साथ पाला पड़े। हम किसी के लिए मसीहा हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की तरह हमने प्राइवेट क्लिनिक नहीं बनाए हुए कि हम सुबह में एक शाम में एक सरकारी नौकरी नहीं करें। हम प्राइवेट हैं, हमारी रोजी रोटी ये है। आप लोग आते हैं, सोर्स लेके आते हैं, फलाने भेजा है, हम बातों पर जाए ठीक है काम कर दो देखा जाएगा। लेकिन हमने आप पुलिस को पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं, वकील को नहीं देते। पुलिस झूठे केस में फंसाती है, छुड़ाता वकील, फिर बदनाम वकील है। तो ये तासर जो आना है ना, बेसिकली ये देखो ये कम ज़हनों की एक निशानी है जी, जिनको हाथ से बढ़ावा दिया गया है ताकि, क्योंकि अभी सिस्टम को रोकने वाले वकील है। आवाम के अंदर नफरत पैदा करेंगे तो वकील झूठे होंगे, फिर ये हमारे सामने नहीं आ सकेंगे। तो आवाम के अंदर एक तासर दिया गया जो मैं समझता हूँ इंतहाई गलत है और ये आवाम के साथ ही जाती हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिर में ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपका यूथ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है और स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। यही वजह है कि मैंने देखा है आप जिन्ना लॉ एसोसिएशन के मेंटोर के तौर पर भी हमें नज़र आते हैं। तो यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं देखें, यूथ बेसिकली मैं आपको बताऊँ वो यानी यूथ के लिए जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं ना कि भाई तुमने स्टूडेंट के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा दी, इनका वोट तो नहीं है जी। सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जिनका वोट नहीं है हम उनके लिए लड़ रहे हैं और आप हमें उनके नाम से बदनाम कर रहे हैं जी। आप उनके नाम से हमें बदनाम कर रहे हैं। हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो जब लड़के हमारे सपोर्ट में आए तो मुझे एक बंदे ने कहा कि यार इसके साथ वो सारे अनरोल्ड बच्चे हैं, ये क्या करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह अनरोल्ड बच्चों ने साबित कर दिया, ठीक है, कि हम एक इलेक्शन जीते, दूसरी इलेक्शन जीते। मैं यूथ के लिए कहूँ बहुत बड़ी ताकत है यानी पूरे सिस्टम में वो चेंज आया है।
आप वकला, मैं स्पेशली वकला में आपको बताऊंगा कि आपको बड़े बड़े जो सियासतदान थे, जिन लोगों की जड़ें थी बारों में, उन लोगों को अगर हिलाया है तो युद्ध ने हिलाया है। ऐसा ही लेकिन शर्त ये है, मैं युद्ध को ये कहूंगा कि खुदा रहा किसी की बातों में ना आए। अगर कोई किसी के खिलाफ बात करता है तो आप रिसर्च करें, किसी के कहने पे आप अपना माइंड नहीं बनाए कि हाँ ये वैसा ही होगा। भाई आप एक बात सोचें कि अगर कोई एक बंदा जिसके खिलाफ 100 बंदे बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि इस बंदे में ऐसी क्या बात है, उसके ऊपर रिसर्च करें। ये नहीं आप ये मत सोचें कि 100 बंदे खिलाफ हैं। भाई एक हम तो खुदा से भी राजी नहीं है, तो इंसान से कैसे राजी हो सकते हैं? आप खुदा रिसर्च करें। और लोग इंसान से राजी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हर बंदे का अपना अपना माइंड है कि भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्या फिलहाल को पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए यूथ को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि खुदा आपका फ्यूचर है। ये वो लोग हैं जो आपको बदजन करें, डिट्रैक्ट करें, जो आपके कभी खैर ख्वाह नहीं थे। इन लोगों के बीच में अगर किसी ने आपकी पहचान बनाई है, किसी नौजवान ने, किसी दोस्त ने आपकी पहचान बनाई, तो उसको आप पहचाने ना। और कम से कम वकील है, जब हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम ये जरूर आइडिया कर लेते हैं कि ये बात हमसे कर क्यों रहा है। कोई एक बंदा आपके बीच में आके बोले कि यार फिलहाल ने तुम्हें गाली दी, तो मुझे जरूर सोचना चाहिए कि इस बंदे का साथ मेरा इतना इंटरेस्ट क्यों है और उस बंदे की बात मुझे क्यों बता रहा है, जबकि ये करीब उसके था। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर फोकस किया करें। ये बातों पे लग के नारे नहीं लगाए जाते, हमेशा रिसर्च करके असूलों की बात करके देखें। और दूसरी, अगर कोई आपको कह रहा है कि वकालत में कुछ नहीं रखा, तो वो अपने उलू सीधे करने के चक्कर में आप अच्छे वकील बन जाएं। मैं कहता हूँ आप सबसे पहले, आपके पहले 5 साल हैं, आप वोटर और अच्छे वकील बने, सियासतदान नहीं बने। जब एक अच्छा वकील 100 सियासतदानों को अपने दरवाजे पे खड़ा कर सकता है, लेकिन एक सियासतदान 100 वकीलों को खड़ा नहीं कर सकता। आप अच्छे वकील बनेंगे, ये सियासत आपको खुद ब खुद आ जाएगी। या बच सोचेंगे अभी तक सियासत बनेंगे, सियासत। भाई मैं इतना जरूर कहूंगे, आप इंटरेस्ट लें, अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरी आइडेंटिटी है, जिस वजह से मुझे लोग जानते हैं, उसको भी आप उस लेवल पे तो लेके आए कि लोगों को पता चले कि मैं किसी अच्छे वकील से मिल के आया हूँ। सिर्फ ये ना, अगर सियासतदानी हमें बनना हो तो काली ड्रेस क्यों पहनते? हम किसी जागीरदार के, वडेरे, MP MLA के दरवाजे पे बैठ जाते, हम बन जाते काउंसलर, ये तो बन सकते हैं ना। लेकिन आपके लिए जरूरी में से ये कि अच्छे वकील बने और कोशिश करें कि आपका नाम वकील के नाम से पहचाना जाए कि ये वकील बड़ा अच्छा है। सियासतदान आम बातों में जगहों पे नहीं चलता, सियासतदान सिर्फ बाहर के अंदर होता है, लेकिन वकील आपको पूरे सिस्टम में ट्रेवल कर रहा होता है। लोग आपको वकालत के नाम से जानते हैं। तो कोशिश करें अपने आप को अच्छा वकील बनाएं और अपना नाम कमाएं। उसके बाद ये इदारे, ये लोग, उनकी मजबूरी आप होंगे, आप अपनी मजबूरी उनको मत बनाएं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि ये मेरी मजबूरी है, नहीं कल कोई इधर आके बोले ये फिल्म वकील जी ये मेरी मजबूरी है। कोशिश करें कि अपनी ताकत को पहचानें, अपनी बातों को पहचानें और किसी के बातों में ना आए। रिसर्च करें, देखें, जो सही लगे अपने आप को आज़ाद रखें, उसके बाद उसके पीछे दौड़ें। बहुत अच्छा पैगाम, मुझे उम्मीद है कि यूथ इस पर अमल भी करेगी और आगे बढ़ेगी। साथ साथ हमारा आखिरी सेगमेंट होता है जिसमें कुछ शख्सियात के हम नाम ले रहे होते हैं। आपके जहन में जो फर्स्ट कमेंट, जो फर्स्ट जुमला आए, आप हमारी ऑडियंस के सामने वो पेश करेंगे। सबसे पहले अली अहमद कुर्द साहब। आइडियल पर्सनैलिटी है ये बंदा, वो है जिसने हमें बताया कि कोई भी ताकत हो आपको झुका नहीं सकती। एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ मोटिवेशन है, ये बंदा जो है हक सच के ऊपर खड़े रहने और आइन का पासदार बंदा है। आमिर नवाज बड़ाइच। आमिर नवाज बड़ाइच जो युद्ध की एक जो है सपोर्ट ताकत है। सर अयाज तुनिया। सर अयाज तुनिया हैदराबाद के वकला के लिए एक ताकत और उनकी सपोर्ट है। KB लगारी साहब। KB लगारी नौजवान नस्ल के लिए और आने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए एक उम्मीद है। अतहर अब्बास सोलंकी सिस्टम को चैलेंज करने वाला बंदा है, जिसने लाड़काना में बैठ के, गढ़ में बैठ के सिस्टम को चैलेंज किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा इकबाल ने इसी वजह से फरमाया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, उस्सुल असल है, रिफ़अत पे नज़र रखती है, खाक से उठती है, दर्दों पे गुजर रखती है। जो भी बात सर ने की, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने दिल से बात की। और इसी तरह एक और पॉडकास्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात आपसे होगी।